अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आप लोग देख सकें। वीडियो को लाइक करना है और वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने फंक्शंस को डिफ़ाइन किया था और साथ उसकी एक दो एग्जांपल्स को देखा था, और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने रिप्रेजेंटिंग दी फंक्शंस को डिस्कस किया था कि हम फंक्शंस को कितनी वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो लास्ट हमने टॉपिक किया था वो था हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक हो गया। आज लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने जो हमारे पास पहला टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। ठीक हो गया। जो हमने टेबल लिखा था, जिस टेबल को हमने डिस्कस किया था 9.1 को, वहाँ तो हमारे पास उसने टाइम और टेम्परेचर का टेबल दिया था। अब हम उसी टेबल को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये सारी उसने थ्योरी लिखी हुई है। मैं टेबल से आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। जो बात इसमें बताने वाली हैं 2-3 वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये जो ग्राफ है मैंने पेज पे बनाए हुए, वहाँ से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने डोमेन एंड रेंज का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। टेबल में हमारे पास टाइम क्या था, 6 AM से 6 PM हमारे पास टाइम था, और जो टेम्परेचर था वो हमारे पास था 50 डिग्री से 73 डिग्री। ठीक हो गया। अब उसने कहा है कि ये जो हमारे पास टाइम है 6 AM से 6 PM, ये हमारे पास डोमेन, इसको वो कह रहा है डोमेन है। और डोमेन क्या होगी, हमारे पास जो टाइम था वो था हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर इसी तरह उसने टेम्परेचर को क्या कहा था, वो हमारे पास था डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये देखें, उसने क्या कि 50 से 73 डिग्री जो वो हमारे पास रेंज है, तो रेंज अब हमारे पास क्या बन जाएगी, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डोमेन यानी रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, डोमेन पे। ठीक हो गया। ये उसने ग्राफ में जो उसने ग्राफ प्लॉट किया, यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि कंप्लीट यानी डोमेन एंड रेंज का जो हमने ग्राफिकली उसको प्लॉट किया है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी ये जो थ्योरी है इसको आप लोगों ने रीड कर लेना है। अब नेक्स्ट वो डिफाइन कर रहा है कि डोमेन एंड रेंज क्या होती है। ये देखिए, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज़ दैट बोथ मेक्स सेंस एंड आर ऑफ इंटरेस्ट फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वही बात कर रहा है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी फंक्शंस में, यानी डोमेन की जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक हो गया। यानी डोमेन को वो कह रहा है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, और जो रेंज होगा, द रेंज ऑफ ए फंक्शन कंसिस्ट्स ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट करस्पॉन्ड्स टू द वैल्यूज़ इन द डोमेन। और ये जो डोमेन की वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगी, और जो रेंज होगी वो हमारे पास क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगी। और रेंज किस पे डिपेंड कर रही होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, डोमेन पे। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास डोमेन एंड रेंज की डेफिनेशन। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये सिंपल सी डेफिनेशन हैं दो, डोमेन और रेंज। ठीक हो गया। आगे जो पैरा हमारे पास पढ़ने वाला है वो है हमारे पास, नाउ दैट वी हैव आइडेंटिफाइड द डोमेन एंड रेंज। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डोमेन एंड रेंज क्या होती है विद ग्राफिकली, यानी वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। अब हम ग्राफ में देखेंगे कि डोमेन एंड रेंज क्या होती है। वो यूज़ दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द टाइम। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जैसे हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में कहा था कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, फिर हमारे पास वर्टिकल एक्सिस होगा। अब उसने क्या, जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास लाइन होगी वो क्या होगा, टाइम होगी, और टाइम क्या होगा, 6 AM। देयरफॉर t इज इक्वल टू 0, जहाँ से वो टाइम स्टार्ट होगा, यानी t इज इक्वल टू 0 क्रॉसपाउंडिंग टू द फर्स्ट मेजरमेंट। तब हम जो उसकी फ़र्स्ट मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, 6 AM होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि जब टाइम 0 होगा तो हमारे पास आवर्स कितने होंगे, 6 AM से स्टार्ट होगा। और जब उसने कहा कि टाइम हमारे पास 12 होगा, यानी t इज इक्वल टू जब 12 होगा क्रॉसपाउंडिंग टू द लास्ट मेजरमेंट एट 6 AM,
PM, सॉरी। जैसे हमने टेबल में लिखा था कि टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 6 AM से 6 PM। तो यहाँ पे वो कहते हैं जब टाइम t = 0 होगा तो 6 AM होगा, जब t = 12 होगा तो हमारे पास क्या होगा, 6 PM। वी यूज़ द वर्टिकल एक्सिस फॉर द टेम्परेचर T, और जो वर्टिकल एक्सिस होगा वो टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, T होगा, ठीक होगा। यानी हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, वर्टिकल होगा। अब ये देखें हम इस पे ग्राफिकली इसको जो ईच पॉइंट्स प्लॉटेड इंडिविजुअली, तब हम इसको प्लॉट करते हैं। ये देखें तो फिग बनाई हुई है, फिग नंबर A है और ये फिग नंबर हमारे पास 2 है यानी B है। इसी फिग A को उसने फिग B में जूम कर दिया ताकि हम लोगों को मज़ीद क्लियर नज़र आए और हम इसको मज़ीद क्लियर डिफ़ाइन कर सकें या इसको डिस्कस कर सकें। इसको भी मैंने क्या किया हुआ है, ग्राफिकली यानी पेज पे ग्राफिकली प्लॉट किया हुआ है। मैं आप लोगों को इसे क्लियर करवा देता हूँ पेज से। अब ये देखें हमारे पास जो टाइम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब इसको देखें तो हमारे पास 2-2 आवर्स का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, ठीक हो गया। फिर इसी तरह उसने टेम्परेचर लिखा हुआ है वर्टिकली 50, 55, 60, 65, 70 और 75, ठीक हो गया। ये हमारे पास टेम्परेचर हो जाएगा और ये हमारे पास जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है वो हमारे पास टाइम हो जाएगा। अब जैसे उसने कहा कि अगर टी हमारे पास जब 0 होगा, ये देखें 0 पे हमारे पास 6 AM होगा, जो फर्स्ट मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, 6 AM होगी, और T12 में हमारे पास 6 PM होगा। ये भी मैंने साथ ही शो कर दिया है, ठीक हो गया। अब ये देखें कि जब हमने टेबल को देखा था, टेबल में हमारे पास जो 6 AM था उसमें हमारे पास जो उसका टेम्परेचर था वो 52 था। फिर इसी तरह हमारे पास 58 था, यानी ये 50 होगा, फिर 52 है और 55। इसी तरह हमारे पास टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और एक स्टेज पे जाके हमारे पास टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये देखें यानी 0 पे 6 AM पे हमारे पास 50 है, फिर यहाँ पे 1 आएगा, 1 का इसका मतलब हमारे पास 7 AM है। अब ये देखिए 1 पे हमारे पास क्या होगा, 7 AM होगा, और 7 पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 52 है। फिर इसी तरह 2 पे हमारे पास यानी 8 होगा, और 8 पे टेम्परेचर क्या है हमारे पास 55। इसी तरह बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर इन एक स्टेज पे जाकर टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास एक स्मूथ कर्व बन गई है, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो हमने डोमेन और रेंज को ग्राफिकली देखा है, इसका मतलब टाइम जो है हमारे पास डोमेन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है, रेंज है, और ये क्या है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्लीटिंग दी मॉडल। ये भी सिंपल सा हमारे पास टॉपिक है, इसकी भी थ्योरी आप लोगों ने देख लेनी है या मैं कुछ रीड कर दूँगा। ये भी मैं आप लोगों को ऐसे ग्राफिकली यहाँ पे मैंने पेज पे ग्राफ बनाया है, उससे आप लोगों को क्लियर कर दूँगा। अब वो इसमें कह ये रहा है कि जो हमने ऊपर वाला ग्राफ बनाया, हमने क्या है कि हमारे पास एक स्मूथ कर्व बन रही है, ठीक हो गया। ये वाला जो ग्राफ था हमने क्या है हमारे पास एक स्मूथ कर्व बन रही है। ये देखें, अब ये देखें पॉइंट्स हमारे पास डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। वो कहता है कि अगर इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दें, ये देखें जैसे ही हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें अब इनमें देखें कि गैप्स आ रहा है, ठीक हो गया। मैं ये देखें पेज पे आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। ये देखें मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, वो ये जो बुक पे बना हुआ है। अब ये देखें जैसे ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, ये देखें हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, इनको जब आप कनेक्ट करवा देते हैं, जब कनेक्ट करवा दें तो ये देखें इन पॉइंट्स के दरमियान गैप्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। जो हमें टेबल दिया गया था उसमें तो फिक्स था ना, यानी 6 AM पे हमारे पास 50 डिग्री है, 7 AM पे हमारे पास 52 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी ऐसे उसने एक फिक्स टेबल से बता रहा है। अब हमें क्या पता कि 11:30 पे हमारे पास क्या उसका टेम्परेचर है, 12:30 पे उसका क्या टेम्परेचर है, यानी ये गैप्स में हम इसका कैसे बताएंगे। तो यही बात वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास जो डेटा
पॉइंट्स हैं, जब हम उस कंप्लीटिंग ग्राफ में ये बताने की कोशिश कर रहा है कंप्लीटिंग मॉडल में कि इन गैप्स में हम एक प्रेडिक्शन लगाएंगे, कि जायज़ा लगाएंगे कि हाँ 11:30 पे हमारे पास फलां टेम्परेचर है, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास प्रेडिक्शन होगी या जायज़ा होगा वो कोई एग्जैक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो 11:30, अब 11:30 पे क्या हमारे पास आवर्स बन रहे हैं 5.5, उस पर वो कह रहा है, यानी 11:30 पे ये देखें वो कह रहा है कि इसमें आवर्स हमारे पास 5.5 हैं। अब वो क्या कह रहा है कि इसका जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास क्या होगा 67 होगा। ये हमने एक जायज़ा लगाया, एक प्रेडिक्शन लगाई है, ठीक होगा। यही बात वो कंप्लीटिंग मॉडल में समझाने की कोशिश कर रहा है, यानी हम कोई भी प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि 11:30 पे हमारे पास क्या टेम्परेचर होगा, 12:30 पे हमारे पास क्या टेम्परेचर होगा। यही सारी चीज़ें बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ हम एक जायज़ा लगा सकते हैं, और जितने ही डेटा पॉइंट्स ज़्यादा होंगे हम एक प्रेडिक्शन अच्छी लगा सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे आ जाते हैं, बुक पे आ जाते हैं, वही सारे बातें बताने की कोशिश कर रहा है कि सो फार वी हैव प्लॉटेड ओनली दी 13 डेटा पॉइंट्स, यानी 0 से स्टार्ट होगा 12 तक, इसका मतलब हमारे पास 13 डेटा पॉइंट्स हैं टेबल 9.1 में। हाउ एवर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम हैज़ अ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर चेंज कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डेट। टेम्परेचर जो टाइम से यानी डे के चेंज होने से टेम्परेचर चेंज होता जाएगा। If we want the graph to give a realistic model, we should fill in the gaps between the data points। तो हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स में गैप्स आ रहे हैं उसको कैसे हम फिल करेंगे, कैसे बताएंगे। तो बिकॉज वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी सडन स्पिक्स, तो हम कोई उसमें बता नहीं, कोई ऐसे सजेशन या एक्सेप्ट उसमें नहीं कर सकते कि हम क्या बता डिप्स इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे, तो डे में हम उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इट रीजनेबल टू कनेक्ट द डेटा पॉइंट्स विद अ स्मूथ कर्व। जब हम स्मूथ कर्व में डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो ये ग्राफ इज नाउ अ मॉडल दैट वी कैन यूज प्रिडिक्ट द टेम्परेचर ऑफ एनी टाइम ऑफ द डे। तो हम कोई ना कोई प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि फ़लान टाइम पे फ़लान टेम्परेचर होगा, तो इसीलिए उसने कहा है कि 11:30 पे हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा 67 होगा। यही बात बताने की वो कोशिश कर रहा है, यही पूरे पहले में वो कह रहा है कि हम एक प्रेडिक्शन लगाएंगे और प्रेडिक्शन में ही हम बता देंगे ज़्यादा में कि फ़लान टाइम पे फ़लान टेम्परेचर होगा, और जितने ही डेटा पॉइंट से ज़्यादा होंगे तब हम एक अच्छी अजम्पशन या अच्छी एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। अब आगे हमारे पास समरी है क्रिएटिंग एंड यूजिंग ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इसमें उसने 3-4 स्टेप दिए हैं, ये आप लोगों ने खुद रीड कर लेना है। आगे हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 प्रेशर एल्टीट्यूड फंक्शन, ठीक होगा। यहाँ पे उसने 9.2 टेबल दिया हुआ है, इसमें जो एल्टीट्यूड है वो फुट में है हमारे पास, फीट में, यानी 0, 5000, 10,000, 20,000 और 30,000। और हमारे पास जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्टीट्यूड पे कर रहा है, वो 30, 25, 22, 16 और 10। अब ये जो एग्जांपल में वो क्या चीज़ पूछ रहा है कि 15,000 पे हमारे पास प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ये हमने बताना है। जस्ट आगे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। ये देखिए सोल्यूशन है, मैंने ग्राफ पेज पे प्लॉट किया हुआ है, वहाँ से आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ, बाकी सोल्यूशन आप लोग पढ़ लेना तो मज़ीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये देखें हमने एक एल्टीट्यूड जो है वो वर्टिकल लाइन पे है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और प्रेशर जो होगा वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब ये देखिए एल्टीट्यूड फुट में हमारे पास क्या है 0, 10,000, 20,000 और 30,000, और जो हमारे पास प्रेशर है वो 0 से स्टार्ट होकर 30 है, ठीक हो गया। अब ये देखें हमने एक बताना है कि 15,000 पे हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। 15,000 फुट पे हमारे पास टेम्परेचर कितना आ रहा है 18 इंच आ रहा है, ठीक हो गया। ये देखें हमारे पास 18 इंच आ रहा है। बस इसमें यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि 15,000 फुट पे हमारे पास टेम्परेचर उसका कितना प्रेशर उसका कितना आएगा, वो 18 इंच आएगा, ठीक हो गया। इस पूरे पहले में वो यही बात बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक हो गया। सोल्यूशन इसका लिखा हुआ है, जब आप इसको रीड करेंगे तो सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा।
ये सिंपल सी बातें, जस्ट आप लोगों को कंसेप्ट होना चाहिए कि वो बता क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक हो गया। ये भी सिंपल सी एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों को सिंपली इसको क्लियर करवा देता हूँ, फिर आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ये देखें उसने क्या है, आवर्स ऑफ द डे लाइट। आवर्स ऑफ द डे लाइट का मतलब होता है कि दिन की रोशनी में घंटों की तादाद। ठीक हो गया। अब ये देखें नंबर्स ऑफ द आवर ऑफ डे लाइट वेरीज विद दिस सीज़न। वो कहता है कि सीज़न के साथ दिन की रोशनी जो होती है, घंटों की जो तादाद है वो सीज़न से चेंज होती रहती है। अब नीचे उसने 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो बता रहा है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, कौन सा दिन होता है सबसे बड़ा दिन, और उसके कितने आवर्स होते हैं, और फिर उसके बाद सबसे छोटा, और फिर उसके बाद वो स्प्रिंग की बात कर रहा है। ठीक हो गया। हम इसको रीड कर लेते हैं। नीचे इसी का उसने सोल्यूशन लिखा हुआ है। अब पहला जो हमारे पास पॉइंट्स है, नंबर ऑफ द आवर्स ऑफ द डे लाइट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑन द समर सोलिस्टिक, यानी अबाउट जून 21 व्हेन इट इज़ अबाउट 14 आवर्स। वो कहता है कि जून का जब 21 हमारे पास डेट होती है तो सबसे बड़ा दिन होता है, वो कितने घंटों का होता है, 14 घंटों का। फिर इसी तरह वो कह रहा है कि जो विंटर का हमारे पास दिन होता है दिसंबर कौन सा होता है, 21, और सबसे क्या होता है, छोटा दिन होता है 10 घंटे का। फिर तीसरे पॉइंट में वो कह रहा है स्प्रिंग की बात कर रहा है कि मार्च 21 एंड सितंबर 21 को दिन हमारे पास कितने घंटों का होता है, 12 घंटों का होता है। ये तो उसने हमें सारा बता दिया है कि सबसे ज़्यादा घंटे का दिन कौन सा होता है, फिर कम, और फिर विंटर की स्प्रिंग की बात कर रहा है। हमने इसमें बताना क्या चीज़ है, अकॉर्डिंग टू द मॉडल एट व्हाट टाइम्स ऑफ द ईयर्स डज द नंबर ऑफ द डे लाइट्स आवर चेंज मोस्ट ग्रेजुअली। फिर वो कह रहा है कि मोस्ट क्विकली डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द मॉडल। अब हमने इसको ग्राफिकली बताना है, मॉडल कर यानी ग्राफिकली बताना है कि कैसे कैसे इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक हो गया। अब नीचे ग्राफ में आ जाते हैं। मैंने पेज पे बनाया है, आप लोगों को यहाँ से पेज पे क्लियर करवा देता हूँ कि इसको ग्राफिकली हम लोगों ने कैसे शो करना है। ये देखें हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है। अब ये देखें उसने 3 ईयर्स लिए हुए हैं। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि 3 यानी हर ईयर में, हर साल में हमारे पास 4 सीज़न आते हैं। ठीक हो गया। पहले उसने क्या है, अब जो घंटे हैं हमारे पास यानी 10 से 14 तक। ठीक हो गया। सबसे बड़ा दिन कितने का होता है, 14 घंटे का होता है, और सबसे जो छोटा होता है वो कितने का होता है, 10 घंटे का। अब वो कहता है कि पहला जो हमारे पास स्प्रिंग होता है वो कितने का होता है, 80 दिन का होता है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह समर की बात कर रहा है, फिर इसी तरह फॉल की बात कर रहा है, और लास्ट में विंटर की बात कर रहा है। और हमारे पास जो साल में कितने दिन होते हैं, टोटल 365 दिन होते हैं। ठीक हो गया। फिर इसी तरह 365, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर भी इसी तरह हमारे पास 4 सीज़न होंगे, और वो कितने का बनेगा, 730 दिन का। फिर इसी तरह तीसरा साल हमारे पास नेक्स्ट ईयर भी सेम इसी तरह 1095 यानी 1095 दिन का बनेगा। तो ये हमारे पास 3 ईयर मुकम्मल हो जाएंगे। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे छोटा दिन हमारे पास कितने आवर्स का होता है, 10 आवर, 10 से स्टार्ट होगा, और सबसे बड़ा दिन हमारे पास कितने का होता है, 14 दिन का घंटे का होता है। फिर इसी तरह कम होना शुरू हो जाएगा, फिर उसी पोजीशन पे आ जाएगा। ये हमारे पास 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। ठीक होगा। फिर इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ईयर उसी तरह हमारे पास क्या होगा, सबसे कम 10 दिन का होगा, फिर 10 आवर्स का, और सबसे बड़ा 14 आवर्स का। ऐसे फिर दोबारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक होगा। फिर इसी तीसरे ईयर में भी यही काम होगा। ठीक होगा। ये देखें हमारे पास एक ग्राफिकली यानी ग्राफ बन गया है। ठीक होगा। यही बात वो सारी इसमें समझा रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक पीरियाडिक फंक्शन बन जाएगा। ठीक होगा। ये आप लोगों ने रीड कर लेना है, सारा मैंने आप लोगों को समझा दिया है, वही बातें इसमें वो समझाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात भी क्लियर हो गई होगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को लेक्चर्स क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो एक्सरसाइज रह जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। अब रिव्यू क्वेश्चंस कौन से हैं हमारे पास, ये देखें। व्हाट इज़ मैथमेटिकल मॉडल, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, अ मॉडल predictions can be only as good as
डेटा एंड द अजम्पशन फ्रॉम विच द मॉडल इज़ बिल्ट। ठीक हो गया, ये भी सारा हमने पढ़ा है। मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, फिर उसका ग्राफिकली उसको कैसे देखते हैं, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। फिर सेकंड नंबर व्हाट इज़ अ फंक्शन, हाउ डू यू डिसाइड विच वेरिएबल इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच इज़ द डिपेंडेंट। फंक्शन बताएं, फंक्शंस को डिफाइन करें, आपने उसमें बताना है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखेंगे कैसे, तो ये भी हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। फिर व्हाट आर दी 3 बेसिक वेज टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन, फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास 3 है, उसको भी हमने डिस्कस किया है। डिफाइन डोमेन रेंज एंड एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमाइन देम फ्रॉम अ पार्टिकुलर फंक्शन। तो हम डोमेन रेंज को डिफ़ाइन करें और बताएं कि ये पार्टिकुलर फंक्शन में कैसे डिटरमाइन एक्सप्लेन उसको करें। ये जो पीछे हमने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास जो पढ़ने वाली बातें हैं वो हैं बेसिक स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन रिव्यू। जैसे हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया था, अब ये देखें, ड्रा अ सेट ऑफ एक्सिस इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, प्लॉट एंड लेबल द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये देखें, पहला उसने दिया हुआ है 0 1, यानी 0 x का कोऑर्डिनेट होगा, 1 y का होगा। तो ये देखें उसने 0 और 1 यहाँ पे यानी एक्स वाई प्लेन बना लेंगे, उसमें उसने पॉइंट्स को लेबल किया हुआ है, जैसे मैंने वहाँ पे आप लोगों को इस पे पेज पे कोऑर्डिनेट प्लेन क्लियर करे थे, साथ ही उसने पॉइंट्स वाला भी एक प्लेन बनाया हुआ था। ये देखिए -2 0 1 5, ये जस्ट आप लोगों ने पॉइंट्स ड्रा करने हैं, उसको कनेक्ट नहीं करवाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने खुद करना है। ये देखें उसने वहाँ यहाँ पे भी हम एक्स वाई प्लेन बना लेंगे, पॉइंट्स ड्रा कर लेंगे। ये देखें उसने पॉइंट्स दिए हुए, हम इसको ड्रा, ये आप लोगों ने खुद बना लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 12 आइडेंटिफाइंग द फंक्शन, आप लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शंस का बताना है कि कौन सा रिलेशन है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताने हैं आप लोगों ने। पहला जो क्वेश्चन है, यू जंप फ्रॉम एन एयरप्लेन एंड वांट टू नो हाउ फार यू हैव ट्रेवल्ड एट वेरियस टाइम ड्यूरिंग योर डिसेंट। ये देखो उसने सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, देयर इज़ अ फंक्शन रिलेशनशिप विद टाइम एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिस्टेंस फॉलोन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमने कहा था कि विंड स्पीड, स्ट्रेस ऑन अ ब्रिज, जैसे हमने कहा कि हवा की स्पीड एंड पुल पर हवा का दबाव, यहाँ भी वो कह रहा है कि देयर इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप विद टाइम एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी उसने यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है, टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो डिस्टेंस, जो उसने फासला, जब वो जंप करेगा जो फासला होगा तो वो उसका क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, यू मेक अ लिस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स नेम्स एंड देयर ईमेल एड्रेस। तो वो कह रहा है कि ये जो जैसे ठीक कह रहा है कि द फंक्शन रिलेशनशिप टू मेक द लिस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, जब फ्रेंड की लिस्ट होगी तो ही आप उसका ईमेल एड्रेस बना सकेंगे। तो इसका मतलब जो फ्रेंड्स की लिस्ट होगी वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, मेल जो ईमेल का एड्रेस आर द डिपेंडेंट वेरिएबल। यू आर अ म्यूज़िक स्टोर ओनर एंड वन, ये आप लोगों ने 13 और 14 खुद देख लेना है। ऐसे उसने छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें बताना है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उसका फंक्शन रिलेशनशिप क्या है। अब आगे हमारे पास से 15 से 22 रिलेटेड क्वान्टिटीज़। ठीक हो गया, ये चीज़ें थोड़ी सी मैं आप लोगों को एक तो इसका भी क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। एज शो साइज़, ठीक हो गया, वो कह रहा है कि एज और जो हमारे पास जो जूते का साइज़, ठीक हो गया, साफ ज़रा जब एज बढ़ेगी तो ही जूते का साइज़ बढ़ता जाएगा। इसका मतलब एज जो होगी वो क्या होगी, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी, और जो हमारे पास जूते का साइज़ होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यानी एज अ चाइल्ड है, जैसे बच्चे का एज होती है, शू साइज़ इंक्रीजेस, तो जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है बच्चे की तो उसका साइज़ भी बढ़ता जाता है। वंस द चाइल्ड इज़ फुल ग्रोन शू साइज़ रिमेन कांस्टेंट, जब उसकी एज फुल बढ़ जाती है तो उसका क्या हो जाता है, रिमेन कांस्टेंट हो जाता है। फिर इसी तरह 15 में वॉल्यूम ऑफ द ए गैस टैंक कॉस्ट टू फिल द टैंक एज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक इंक्रीजेज, जैसे ही टैंक का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो द कॉस्ट ऑफ द फिलिंग इट आल्सो इंक्रीजेस, जो तो उसको फिल करने का जो कॉस्ट ऑफ द फिलिंग वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक हो गया, तो बाकी ये 16 17 क्वेश्चन 18 19 20 21 22 तक आप लोगों ने इसको डिस्कस कर लेना है। ठीक हो गया, तो आज का लेक्चर नंबर 3 हमारा यहाँ तक था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है
तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज़ें आगे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।